तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक एक करके हर सब्जेक्ट को आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। और ये सभी मैंने विज़न IAS और PW के नोट से मिलाकर बनाए हैं अपने नोट्स, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे। पहले मैं लक्ष्मीकांत क्लियर करूँगा पॉलिटी, उसके बाद मैं ज्योग्राफी करूँगा, उसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू करेंगे और इसका पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, इन 1600 ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, सबसे बात हम पहले करें तो 1600 में जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले भारत में आए थे। कैसे आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है ना, जो ट्रेड करने आई थी भारत में, ठीक है। और किस लिए आए थे? क्योंकि उन्हें एक चार्टर मिला था। चार्टर समझते हो? चार्टर मतलब होता है परमिशन। क्योंकि उन्हें एक परमिशन मिली थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। और किसने दी थी ये परमिशन? बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। फिर उसके बाद इन 1765 उन्हें एक दीवानी मिली। दीवानी मतलब भी परमिशन होता है। ये जो दीवानी मिली थी उन्हें, ये तब मिली थी जब ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे और इन्हें शाह आलम से लड़ाई करनी पड़ी थी। इन्होंने 1765 में शाह आलम जी के साथ लड़ाई करी और उसमें ये बात रखी कि अगर हम जीत गए, ब्रिटिश ने बोला अगर हम जीत गए तो हम क्या करेंगे, आप इन 3 राज्यों पे, मतलब कौन कौन से, बिहार, बंगाल और उड़ीसा पे हमें क्या दे देंगे, हमें दीवानी दे देंगे, मतलब परमिशन दे देंगे, राइट दे देंगे। किसके ऊपर? ओवर रिवेन्यूज, मतलब टैक्सेस, सिविल जस्टिस और आपका मिलिट्री फोर्स पे, ठीक है। तो रिवेन्यूज और टैक्सेस पे इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अभी बेचारे जीत गए। अभी जीत गए तो राजा साहब को, जिनका नाम शाह आलम था, इन्हें दीवानी देनी पड़ी, मतलब कि चार्टर देना पड़ा, पास करनी पड़ी इन्हें परमिशन, ठीक है। और फिर उसके बाद से ब्रिटिश स्टार्ट एज अ टेरिटोरियल पावर। उन्होंने उसके बाद से अपना आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, इन 1858, मतलब कि इन 1858 में एक वेक ऑफ सिपाही म्यूटिनी हुई। सिपाही म्यूटिनी मुझे कौन बताया, कौन है? देखो, सिपाही म्यूटनी क्या है मुझे कमेंट करके बताना क्या है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सिपाही म्यूटनी है आपकी फर्स्ट रिवॉल्यूशन। क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ रिवॉल्यूशन। जब इंडिया को लगने लगा, इंडियंस को लगने लगा कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन जो छेड़ा था वो यही था। 1858 में सबसे पहला जो इन्होंने रिवॉल्यूशन करा था वो सिपाही म्यूटनी था। और इसे ध्यान से याद कर लेना बच्चों, इसका नाम है सिपाही म्यूटनी। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन है, कई बार पेपर में आ भी रखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या हुआ, 1858 के बाद जब रिवॉल्यूशन हो गया तो ब्रिटिश ने देखा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इंडिया पर अपना काबू खो देंगे। तो फिर जो ये ब्रिटिश था, जिसकी परमिशन से ये यहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे, तो जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में वापस चला गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आके सारे फंक्शन देख रही थी, लेकिन 1858 के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही सारा काम चला गया। अब डायरेक्ट लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडिया को देख रही थी, ठीक है। टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश क्राउन मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ के अंडर में, ठीक है। विद इंडिपेंडेंस नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैं आपको खाली ब्रीफ बता रहा हूँ, इसके अंदर हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो देखो, अब ये क्या हुआ, हमें जब इंडिपेंडेंस मिली तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी थी 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इन बिटवीन सर्टेन इवेंट्स हेल्प टू फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। और उसके बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क हुए जिन्होंने हमारे मतलब काम करने में मदद करी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करी, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले, अब जो हमने ब्रिटिश रूल को डिवाइड करा है, वो ब्रिटिश रूल को हमने डिवाइड करा है दो, उसमें ब्रिटिश रूल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है आपका कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और दूसरा है हमारा क्राउन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपनी रूल की बात करेंगे। कंपनी रूल में हमारे पास 7 उन्होंने आप बोल सकते हो एक्ट लाए थे, ठीक है। तो सबसे पहला एक्ट जो था वो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? सबसे पहला एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट को देखने चलते हैं। चलो देखो, सबसे पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी के अंदर में आया था। तो जो कंपनी रूल था वो कब से शुरू हुआ था? 1773 से 1858 तक चला,
इसका ध्यान रखना, टाइम पीरियड क्या था 1773 से 1858 तक, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, अब हम देखते हैं क्या था इसमें, क्या करा था उन्होंने, क्या लाए थे वो एक्ट्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे पहला स्टेप जो लिया था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडल करने के लिए था, ठीक है। ईस्ट इंडिया परफॉर्म बोथ पॉलिटिकल, मतलब कि पॉलिटिकल रूल जिसमें वो अपने क्या बना रही थी, अपने ही लॉज बना रही थी और उसे ही एडमिनिस्ट्र कर रही थी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि वो रूल भी खुद ही बना रही थी और उसे परफॉर्म भी खुद ही करवा रही थी, ठीक है। जबकि वो दोनों ही क्या है, दोनों ही डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस एक्ट के दौरान हमने क्या करा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक सेंट्रल को किसी को पावर दे दी और वो उसके अंडर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम। अब इसके फीचर्स देखते हैं। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के सबसे पहले फीचर देखेंगे क्या क्या है। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नर ऑफ बंगाल को, जिन्होंने 3 जगह जीती थी, कौन कौन सी थी, ओडिशा, बिहार और बंगाल। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। दूसरा इन्होंने क्या करा, हैव एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया उन्होंने, और इसके साथ मतलब कि 4+1, ये तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और ये 4 मेंबर थे, इसकी 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई, जो इसे क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना वो बना लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, इसका नाम याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हैव टू रिपोर्ट गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास था, वो दोनों रिपोर्ट करेंगे आपके गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास रिपोर्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है। अब देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इस टाइम पीरियड में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बना दी थी। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई थी इन्होंने, कलकत्ता में। कहाँ बनाई थी, कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करा, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन पीटी एंड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट, ठीक है। पीटी यहाँ पे है पर्सनल ट्रेड, मतलब कि जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे या सर्वेंट थे उनके, उन्हें किसी भी मतलब अपना कोई भी पर्सनल ट्रेड नहीं काम कर सकते और किसी भी तरह के वो गिफ्ट इंडियन से नहीं ले सकते। तो पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो राजा महाराज के पास जाते थे और उनसे उन्हें बहुत सारा गिफ्ट मिलता था, रॉयल गिफ्ट। तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था परमिशन के बिना, और पर्सनल ट्रेड भी वो कोई शुरू नहीं कर सकते थे अपना, ठीक है। तो उन्होंने मेनली चार चीज़ें करी। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और एक सुप्रीम कोर्ट इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करी, ठीक है। जिसके चीफ जस्टिस कौन थे, जिसके चीफ जस्टिस थे आपके एलिजा इम्पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वो बनी थी कलकत्ता में 1774 में। इसके चीफ जस्टिस थे हमारे एलिजा इम्पे, और इसके साथ 3 अदर जजेस भी थे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सीओडी मैंने लिखा हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, तो ये जो इनका ऑफिस था वो लंदन में था, ब्रिटिश लंदन में था इनका ऑफिस, ठीक है। और ये रिपोर्ट करते थे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को। किसको रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। किस बारे में, अपने रिवेन्यूज़ के बारे में, कितना इन्होंने टैक्स कलेक्ट करा और इनका सिविल क्या कर रहा है और मिलिट्री अफेयर्स क्या चल रहे हैं इसके, मतलब कि कैसा चल रहा है। बेसिकली हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है इंडियंस की, ओके। उसके बाद दूसरा एक्ट आया हमारे पास, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1771। अमेंडिंग मतलब उन्होंने जो रेगुलेट करा था, मतलब जो रेगुलेशन दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब उसमें थोड़े से चेंजेस उन्होंने करे, ठीक है, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ एक्ट जो 1773। अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है, उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस करे हैं, मतलब डिफेक्ट को हटाया। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ऑफिशियल वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इट्स सर्वेंट, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमने कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी है, कब करी थी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट क्या है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो जुरिडिक्शन
सुप्रीम कोर्ट की उनके ऊपर नहीं लगी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जवाबदेही नहीं होंगे सर्वेंट, और अगर वो अपना कोई पर्सनल वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहकर, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन रिवेन्यू मैटर्स, और जो ये क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्सेस के ऊपर सवाल नहीं करेगी कि हमने कितना टैक्स लिया, मतलब टैक्स मैटर पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी, वो उसे जवाबदेही नहीं होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सुपर सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन वॉज एप्लीकेबल, उन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो खाली उन्हीं लोगों से सवाल कर सकती है जो कलकत्ता के रहने वाले हो, इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता हों, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन बुक, मतलब जो भी इनकी रिलीजन बुक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अपील फ्रॉम द प्रोविजन कोर्ट टू बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट सुप्रीम कोर्ट। ये क्या बोला, अगर अगर कोई भी अपील, मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बात करूं, अब किसी भी प्रोविंशियल कोर्ट, हमारी 3 यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट थी, कौन कौन सी थी, सबसे पहले थी हमारी बॉम्बे, सबसे पहले बंगाल, उसके बाद बॉम्बे, फिर मद्रास, ठीक है। तो इनकी एक अपनी अपनी कोर्ट थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कलकत्ता में थी, लेकिन इनकी अपनी अपनी कोर्ट थी, ठीक है। जब इनकी अपनी अपनी कोर्ट थी तो इन्हें बोला गया, अगर सपोज करो इसने जो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोई रूल बनाया और यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, तो यहाँ के लोगों ने क्या कर दी, अपील कर दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जाके उन्होंने अपील कर दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भी मैटर होगा ना, वो कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो है वो देखेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब गवर्नर की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल बंगाल की जो काउंसिल थी वो इस मैटर को देखेगी, उसके अपील के ऊपर सुनवाई करेगी, लेकिन ना कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए जितनी भी जो अपील होगी वो डायरेक्ट किसके पास जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। GGIC, गवर्नर जनरल इन काउंसिल विल फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इस रूल में ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो ही सभी प्रोविंशियल स्टेट के लिए क्या बनाएगी, रूल्स और रेगुलेशन भी वही बनाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकी पावर भी और छीन ली गई सभी प्रोविंशियल स्टेट की, इनसे क्या प्रोविजन छीन ली गई कि ये अपील नहीं कर सकते, वो कौन करेगा, गवर्नर जनरल बंगाल करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, वो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएगी, उनकी काउंसिल ही बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी खत्म होता है। अब दूसरा देखते हैं हम। अब देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ओके। देखो इसमें सबसे पहले जो बात रखी गई, हम ये सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्या हो, अलग अलग करो भाई, उसे सेपरेट द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन। मतलब कि कमर्शियल हो गया इनका ट्रेड था, जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ये मसाला वगैरह इंडिगो वगैरह के साथ, ठीक है। और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो वो भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो इनसे बोला गया भाई कि आप जो अपना कमर्शियल फंक्शन है उसे और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसे दोनों को अलग अलग करो, दोनों आप ही नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। तो कमर्शियल फंक्शन जो कमर्शियल फंक्शन था वो दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई साहब आप तो खाली ट्रेड करो, ठीक है, हम देख लेंगे बाकी काम, पॉलिटिकल फंक्शन हम देख लेंगे, लेकिन आप खाली क्या करो, ट्रेड करो, ठीक है। पॉलिटिकल फंक्शन टू न्यू बॉडी, अब पॉलिटिकल फंक्शन जो था वो एक नई बॉडी को दे दिया गया। नई बॉडी मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो BOT। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जिसका ऑफिस लंदन में ही था, कहाँ था, जिसका ऑफिस लंदन में था, तो एक नई बॉडी बनाएगी पॉलिटिकल फंक्शन के लिए कि हम भाई साहब एक नई बॉडी बना रहे हैं और जितना ही पॉलिटिकल फंक्शन होगा आप खाली क्या करोगे, अपना ट्रेड करो, पॉलिटिकल फंक्शन हम देखते हैं, और जितना ही पॉलिटिकल फंक्शन होगा ये BOT मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, ठीक है, जिसका ऑफिस लंदन में था। चलो जी, तो यहाँ से अब क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखो एक तो कमर्शियल ट्रेड के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसके लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई, तो इसलिए इसे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ध्यान रखना कि किस एक्ट के दौरान सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आया था, तो वो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, ओके। अब देखो पावर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रिवेन्यूज टेकन टू द BOC। अब जितनी भी पावर थी किस पर, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट पर और रिवेन्यूज पे, वो सारी की सारी छीन कर दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को।
तो इस समय क्या पता चल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है धीरे धीरे अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर जाने लगी है। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन है इनसे सब धीरे धीरे करके सारी पावर छीन रहा है। देखो, पहले इनके पास सिविल फंक्शन भी था, कमर्शियल फंक्शन भी था, ठीक है, और टैक्स भी सारा ये देखते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इनसे जुरिडिक्शन की पावर छीन ली गई, अपील की पावर छीन ली गई और रूल्स और रेगुलेशन की पावर छीन ली गई। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में इनसे ये पॉलिटिकल फंक्शन भी छीन लिया गया। अब जितना भी देख रेख का काम है वो सारा नई नई बॉडी करेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसका ऑफिस लंदन में। ठीक है, चलो, जो पावर ऑफ सिविल मिलिट्री, अब जो इनकी पावर थी सिविल मतलब कि जस्टिस करने की, सुनवाई करने की, मिलिट्री पावर्स जितने भी ब्रिटिश मिलिट्री थी इंडिया में उस टाइम पर, और रिवेन्यू मतलब जितना भी टैक्स आता था वो सारा का सारा बीओडी बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आ गया था। ठीक है, अब जितना भी ये देखेगी इनके पास जो खाली रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो रहा खाली कमर्शियल ट्रेड। अब वो खाली अपना काम ही करेंगी। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन, और इसलिए पहले बार इसे बोला गया, मतलब बोला गया क्या, इनसे बोल दिया गया कि भाई साहब आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो तो ब्रिटिश अंडर, ब्रिटिश के क्राउन में ही, ठीक है, ब्रिटिश के नीचे ही हो, हमारे नौकर ही हो, हमारे सर्वेंट ही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल दिया गया। तो धीरे धीरे करके इनसे क्या हुआ, इनकी पावर छीन ली गई। तो आप देख ही सकते हो इनकी पावर कितनी छीन ली गई। ठीक है, वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट, अब जो गवर्नर बंगाल था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर छीन के अब किसे दे दी गई, वो भी सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो दे दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो छीन के दे दी गई आपकी गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दी गई। ठीक है, चलो, अब देखो एक एक्ट आता है 1786, इसके बाद एक एक्ट आता है 1786 में। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप भी आराम से याद कर लोगे। देखो, एक मिलिट्री के ऑफिसर थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें इंडिया भेजा, ठीक है, इंडिया भेजा कि भाई साहब हम आपको गवर्नर जनरल बंगाल बना देंगे, आपको वहाँ इंडिया जाना है और वहाँ के जाके मतलब का देख रेख करनी है खाली। ठीक है, तो इन्होंने अपनी दो शर्त रखी, भाई साहब मैं इंडिया चला तो जाऊँगा लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अच्छा, दो शर्तें बताओ कौन सी है, चलो देखते कौन सी हैं। तो इन्होंने अपनी दो डिमांड रखी। तो पहली डिमांड इन्होंने ये रखी, लॉर्ड कॉर्नवालिस कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, मतलब कि जो इनकी, हमने पीछे क्या देखा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे तो क्या थे 4+1, मतलब कि जो 4 मेंबर थे इनके काउंसिल में थे और ये एक गवर्नर जनरल थे, मतलब इनके साथ ये 4 इनके मेंबर थे काउंसिल के। अगर ये कोई रूल बनाते हैं, अगर उसमें इसकी परमिशन ना हो तो ये नहीं बना सकता। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या बोला कि भाई साहब अगर मैंने फैसला ले लिया तो मैं अपनी काउंसिल की भी नहीं सुनूंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ इट्स काउंसिल, अपनी काउंसिल की बात नहीं मानेंगे, जो काम करेंगे वो अपना ही काम करेंगे। ठीक है, चाहे उनकी काउंसिल की उसमें राजी हो या ना हो। ठीक है, चलो, अब इन्होंने दूसरी विश क्या रखी, इन्होंने दूसरी विश ये रखी, ही वुड बी कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। अब जितने भी ब्रिटिश फोर्स थी इंडिया में उस टाइम पर, सोल्जर्स थे जितने भी ब्रिटिश के, तो वो सारे के सारे किसके अंडर होंगे, कमांडर इन चीफ, मतलब उन्हें कमांडर ऑफ चीफ बनना था मिलिट्री का, जो कि वो उसकी एक्स रैंक क्या थी, उनकी एक्स पोस्ट थी पहले भी मिलिट्री अफेयर्स में, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन उन्होंने ये डिमांड रखी कि वो होंगे, वो मिलिट्री के भी सबसे हेड होंगे, और दूसरा वो अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं अगर वो उनके अगेंस्ट है तो। ठीक है, तो इन्होंने दो परमिशन मांगी, तो इन्हें इनकी दो परमिशन को मान लिया गया और इन्हें यहाँ पे भेज दिया गया। ठीक है, चलो, अब देखो चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या बोला गया अब हम देखेंगे। देखो, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर ऑफ ऑल द फ्यूचर गवर्नर्स जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। अब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमने अभी ऊपर पावर दी थी, किसे पावर दी थी कि भाई साहब जितने भी हमने पावर दी थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिन्होंने अपनी दो डिमांड रखी थी, तो जितनी भी ये पावर हमने उन्हें दी हैं वो सारी के सारी हम अपने फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को दे रहे हैं। जितने भी आने वाले गवर्नर जनरल होंगे वो सारी की सारी पावर हम उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी हम ये पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या पावर दी थी, गवर्नर जनरल टू हैव मोर पावर्स ऑन मद्रास एंड बॉम्बे। अब ठीक है, क्या था, पहले तो जो जुरिडिक्शन था,
गवर्नर ऑफ बंगाल ने जो जुरिडिक्शन की पावर थी मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे की, इनकी जुरिडिक्शन की पावर छीन ली थी, लेकिन अब इनसे और थोड़ी थोड़ी पावर लेके दोबारा गवर्नर जनरल को और मतलब सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम पावर बना दी गई, गवर्नर जनरल की पावर यहाँ पे बना दी गई इंडिया में। ठीक है, इनकी पावर भी छीन छीन के। तो कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ये क्या बोला कि जो भी नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा, हम उसे ये तो दे रहे हैं कि वो अपनी काउंसिल के परमिशन को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम उसे ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी भी एक वो है एक्सेप्ट दिस कि वो कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए अगर वो काउंसिल का मेंबर है, तो कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए अगर वो काउंसिल का मेंबर हो तो। ठीक है, तो मतलब कि जो पावर बढ़ाएगी वो खाली इस बात की बढ़ाएगी कि वो अपने जो काउंसिल है उसकी परमिशन को ओवरराइड कर सकता है, दैट्स इट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड फ्रॉम देयर इंडियन रिवेन्यूज, मतलब कि जो बीओसी था, जो एक नई बॉडी बनी थी जिसका ऑफिस लंदन में था, ठीक है, उसकी जितने भी स्टाफ है वो उसको जो जितने भी पेमेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं पेमेंट है ना, तो वो सारी की सारी पेमेंट किससे आएगी, इंडियन रिवेन्यू से ही आएगी। मतलब कि ब्रिटिश क्राउन आपको कोई पैसा नहीं देगा, आपको जितने भी यहाँ से पैसे मिलेंगे रिवेन्यू से वो आप अपना देखो और अपना आप में बांटो। हम ब्रिटिश क्राउन हम आपको पैसा नहीं देंगे, आप इंडियन रिवेन्यू से ही यहाँ से पैसे ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रूल। अब दूसरा एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो तो इसमें क्या बोला गया, इसमें देखते हैं कुछ 4-5 पॉइंट है, चलो इन्हें देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें यह बोला गया ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी एबॉलिस्ड। तो देखो अपने पहले क्या देखा था कि जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो कमर्शियल फंक्शंस थे, तो जो इससे पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो छीन के बीओसी को दे दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल फंक्शंस था वो वापस किसके पास ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो खाली ट्रेड ही ट्रेड कर रही थी अब भारत में। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो आपकी ट्रेड मोनोपोली है, मतलब कि आप इकलौती ऐसी कंपनी है जो भारत में ट्रेड कर रही है, और जो आपकी ट्रेड मोनोपोली है आप इकलौती ही ट्रेड करती रहेंगी, बताओ करती रहेंगी नहीं करती रहेंगी। उन्होंने मना कर दिया कि आप अब ट्रेड नहीं कर सकती, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी एबॉलिश्ड, खत्म कर दी। अब यहाँ पे ब्रिटिश से दूसरी कंपनियां भी आएंगी और वो भी यहाँ पे आके ट्रेड कर सकती हैं। पहले क्या था कि इकलौती कंपनी थी जो यहाँ पे ट्रेड कर रही थी और प्रॉफिट ले रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश से और भी कंपनी आएंगी जो ट्रेड करेंगी, अब आप इसमें नहीं रोक सकते। ठीक है, ओनली मोनोपोली ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना अलाउड। ठीक है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो खाली किस में रह गई कि आप क्या कर सकते हो भाई साहब, आप टी के पेड़ लगा सकते हो, ठीक है, प्लांटेशन कर सकते हो टी की, और क्या कर सकते हो, चाइना के साथ खाली आप ही ट्रेड करोगे और उसमें कोई भी आपको वो नहीं करेगा, मतलब उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपके साथ जो मोनोपोली है वो खाली टी के साथ है और ट्रेड आप कर सकते हो चाइना के साथ। इन दो ही चीज़ में आपकी मोनोपोली है, बाकी आपकी मोनोपोली खत्म। ठीक है, एजर्टेड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और इन्होंने एक बार फिर याद दिलाते हुए क्या बोला कि जो ये याद रहे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है किसकी सर्वेंट है, ब्रिटिश क्राउन की सर्वेंट है। ठीक है, ये इसमें बोला गया। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया एंड स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, क्या बोला गया कि भाई साहब अब ब्रिटिश नाउ ने क्या बोला कि जितने भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हें अलाउड कर दिया कि नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज को, जितने भी वहाँ के प्राइस थे, क्रिश्चियन प्राइस थे, उनसे बोला गया भाई साहब आप क्या करो, आप यहाँ से जाओ और इंडिया में जाके अपना क्या करो, अपना धर्म का प्रचार करो। ठीक है, इसे बढ़ाओ। कहाँ, इंडिया में। आप देख ही सकते हो क्या वो गेम खेल रहे थे हमारे साथ। ठीक है, दे एक्सपोज वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ते थे, वैदिक ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने उसे बंद करा के क्या बोला कि आप यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन चलेगी इंडिया में। क्या चलेगी, वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस। अभी नहीं, जो लोकल गवर्नमेंट थी, जितनी भी प्रेसिडेंसी छोटी छोटी, एक तो सेंट्रल प्रेसिडेंसी थी जो थी बंगाल, सेंट्रल प्रेसिडेंसी थी बंगाल हमारी। ठीक है, और जितनी भी इसके बाद की जितनी प्रेसिडेंसी थी उन्हें हम बोलते हैं खाली प्रेसिडेंसी। क्या बोलते हैं उन्हें, प्रेसिडेंसी बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो प्रेसिडेंसी एक स्टेट होती है। जितनी भी छोटी छोटी बाकी स्टेट थी उनमें क्या बोला गया, लोकल गवर्नमेंट कैन इम्पोज
टैक्सेस फॉर देयर लोकल वेलफेयर वर्क। भाई साहब पहले इन्होंने भारत को इतना लूट लिया था, अब ब्रिटिश क्राउन बोलता है कि भाई साहब आप ना और भी टैक्स लगा सकते हो अपनी तरफ से, आप और टैक्स लगाओ और जो यहाँ पे जो सड़कें वड़कें हैं वो बनवा दो, थोड़ा वेलफेयर का काम भी दिखना चाहिए। तो ये भाई जो हमारे इंडियन तो वो तो बेचारे पहले ही ख़त्म हो चुके थे टैक्स चक्कर में, और कहाँ से देंगे। तो फिर आप देख सकते कितना परेशान करा, लेकिन उन्होंने माने नहीं, उन्होंने फिर भी लोकल टैक्स इम्पोज कर दिए। चलो जी, अब देखते हैं सेवेंथ एक्ट कौन सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें क्या बोला गया, नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें पहली बार बोल दिया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसका नाम बदल के अब हम कर देंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि सबसे सुप्रीम पोस्ट थी इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका नाम याद रखना। ठीक है, इसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पहले पर्सन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, ठीक है, याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज गवर्नर ऑफ इंडिया बिकॉज ही हैड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर ऑफ इंडिया क्यों बोल दिया गया, इसलिए बोला कि भाई साहब जितनी भी सिविल जस्टिस के ऊपर पावर थी या मिलिट्री पावर्स थी, एक तरह से बोल सकते हैं तानाशाही थी, वो किसकी थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी। ठीक है, किसकी तानाशाही थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, इसलिए हमने इसे बोल दिया गवर्नर जनरल इंडिया से बना के हमने कर दिया गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव क्या होता है मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर्स। ठीक है, लॉ मेकिंग पावर्स, जितने भी लॉ बनते हैं, लॉ और रूल जितने बनेंगे तो पावर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर टेकन अवे। अब भाई साहब क्या करा उन्होंने, जो पहले तो देखो, पहले इनसे क्या बोला गया कि आप जुरिडिक्शन की पावर इनसे छीन ली गई। ठीक है, जुरिडिक्शन की पावर इनसे छीन ली गई, फिर इनकी और थोड़ी पावर इनसे छीन ली गई गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे से। अब इनकी जो लॉ मेकिंग पावर थी वो भी इनसे छीन ली गई। अब भाई साहब ये कॉल लॉ भी नहीं बना सकते, मतलब कि ये समझो ये खाली बैठे हैं, किसके अंडर बैठे हैं, ये डर के मारे बैठे हैं आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में, कि भाई साहब वो कब ऊपर से हमें हटा दे हमें पता नहीं, डर के बैठे हैं। अब सारी पावर जो आई थी गवर्नर ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। ठीक है, नाउ गवर्नर ऑफ इंडिया हैड फुल लेजिस्लेटिव पावर। अब उसके पास पूरी की पूरी जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, जितनी भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जितनी भी प्लेसेस आई थी, उसकी जो फुल पावर थी लेजिस्लेटिव पावर, मतलब रूल मेकिंग पावर और लॉ मेकिंग पावर, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आ गई थी। ठीक है, वो जो भी वो लॉ बना देगा वो पूरी की पूरी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में एप्लीकेबल होगा। ओके, द लॉज मेड अंडर प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन। अब इसमें ये क्या बोला गया कि भैया आज से पहले जितने भी एक्ट आए हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे रेगुलेशंस। क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस। और आज के बाद एंड द लॉज मेड अंडर आफ्टर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट, मतलब आज के बाद जितने भी अब एक्ट आएंगे या फिर लॉज आएंगे उन्हें हम एक्ट बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि 1833 से पहले जितने भी एक्ट आए वो उन्हें क्या बोलेंगे हम, रेगुलेशंस। क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस। और इसके बाद जितने भी एक्ट आएंगे इसे मिलाकर ये कितने हो जाएंगे, इन्हें बोलेंगे हम एक्ट। क्या बोलेंगे, एक्ट। ध्यान रखना ये आ सकता है। ओके, देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड एज अ कमर्शियल एंड बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब भाई साहब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बिल्कुल मट्टी पलीत कर दी। अब इसके कमर्शियल कंपनी की जो रूल था, कमर्शियल मोनोपोली थी, वो भी बिल्कुल से हटा दी गई। इसकी मोनोपोली तो पहले ही चली गई थी, खाली किस पे मोनोपोली थी, इसकी टी और ट्रेड विद चाइना के ऊपर इसकी क्या थी, मोनोपोली थी, लेकिन अब इससे वो भी छीन ली गई। ठीक है, अब छीन के क्या बोला गया, भाई साहब आपकी कमर्शियल काम तो आप छोड़ दो, आपके बस का नहीं है। अब हमारे जो दूसरी जो कंपनी आएंगी ब्रिटिश से, वो यहाँ का सारा काम देख लेंगी, अब आप छोड़ दो, आपके बस का नहीं है कमर्शियल काम। अच्छा चलो ठीक है जी, छोड़ दिया हमने। बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये कि जितना भी रूल या लॉज बनाएगी गवर्नमेंट, कौन बनाएगा,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितना भी रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन कराएगा, मतलब चलवाएगा कौन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थी, उसे रेगुलेट करवाएंगे, उसे चलवाएंगे, अगर जो उसे फॉलो नहीं करेगा उसे अंदर बंद कर देंगे। तो भाई साहब आप देख सकते हो कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके पास सारी की सारी पावर्स थी, पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल, ठीक है, ओवर टैक्स के ऊपर ही सारी पावर्स थी इसके ऊपर, धीरे धीरे करके सबसे पहले इसकी पॉलिटिकल पावर छीन ली गई, उसके बाद इससे जो इसकी कमर्शियल पावर छीन ली गई, और अब इसे बना दिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आप उन रूल्स को, उन लॉज को फॉलो करवाएंगे पब्लिक से जो भी हम बनाएंगे, बताओ, ठीक है। ओपन competition for selection of civil servants in which Indians also included, but this provision was neglected after the opposition of court of director, ठीक है। अब इसमें इस एक्ट में ये भी बोला गया भाई साहब कि हम पहली बार इंडियंस को भी जगह देंगे, इंडियंस को भी जगह देंगे किसमें, सिविल सर्वेंट्स, जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, फिलहाल अभी भी ये यूपीएससी नहीं है लेकिन सिविल सर्वेंट्स वही है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट मतलब कि पी पोस्ट की रैंक, ए पोस्ट की रैंक, इसमें हम इंडियंस को भी इंक्लूड करेंगे, इन्हें भी हम एक मौका देंगे आप ऊपर बढ़ने का, वो खाली हमें दिलासा दे रहे, दिलासा, ठीक है। बट दिस प्रोविजन, और वो भी मना कर दिया, क्यों मना कर दिया भाई, क्योंकि अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना में एक सुप्रीम है जिसका ऑफिस लंदन में, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था। आप सोच सकते हो उसके अंदर इतनी पावर तो होगी, तो उसने क्या करा, उसने भाई साहब मना कर दिया, भाई मैं तो इसके अपोजिट में हूँ, मैं तो इंडियंस को आने नहीं दूंगा, चलो जी मान लेते हैं आपकी बात, इसलिए ये कभी लागू ही नहीं हुआ, ये वाला क्लो कभी लागू ही नहीं हुआ, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बना देगा भाई साहब। अब देखेंगे अगला एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो अब देखो इसमें क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव लॉ एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स जनरल्स काउंसिल्स वर सेपरेटेड। अब इसमें ये क्या बोला कि जो लेजिस्लेटिव पावर, अभी पीछे बताया था ना क्या होती है लेजिस्लेटिव पावर, कमेंट में बताना मुझे। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, देखो एग्जीक्यूटिव में पावर बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं शायद पीछे। तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है हमारी लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, मतलब वही एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, ठीक है। ऑफ गवर्नर जनरल्स इन काउंसिल वर सेपरेटेड। अब जो हमारी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो लॉ भी बनवा रही थी भाई साहब, और उसे एग्जीक्यूट भी करवा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब इनसे ये क्या बोला गया, किससे किससे बोला गया, ये बताना जरा, नई बॉडी का नाम क्या था, उस नई बॉडी का नाम था हमारा क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोल दिया गया भाई साहब आप ये लॉ भी बनवा रहे हो, एग्जीक्यूट भी करवा रहे हो, ठीक है, तो इसे आप करो अब अलग, ये जो फंक्शन है ये है अलग अलग, इन्हें आप अलग करो। 6 न्यू मेंबर्स, ठीक है, चलो जी हमने मान ली, ये बात आपकी मान ली, ठीक है। 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वर एडेड टू द सेपरेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉल्ड इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि एक तो सबसे पहली बात, हम 6 नए मेंबर डालेंगे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 6 नए मेंबर डालेंगे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे हम अलग अलग कर देंगे लेजिस्लेटिव मतलब एग्जीक्यूटिव फंक्शन से, और उसका क्या नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके अंदर 6 नए मेंबर और ऐड होंगे, चलो ठीक है मान ली गई। अच्छा तो पहले इसमें कितने मेंबर्स थे बताओ, कितने मेंबर्स थे इसमें, गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर थे, इसमें थे 4+1, मतलब कि एक खुद गवर्नर जनरल और 4 उसकी काउंसिल के मेंबर। लेकिन अब इसमें क्या बोल दिया गया भाई साहब, इसमें 6 नए मेंबर अब और ऐड होंगे, मतलब कि एक गवर्नर जनरल और 10 इसके काउंसिल के मेंबर, ठीक है, ये बोला गया। ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन एज वेल फॉर कॉन्विनेटेड सर्विसेज, कोविनेटेड सर्विसेज। अब देखो ये क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, अब हम ओपन कंपटीशन देंगे, जितने भी जितने तो नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सारी वो रख दी थी एक्सेप्शंस, वो आगे भी पढ़ेंगे हम। तो इंडियंस को भी उन्होंने जगह देनी शुरू करी है इसमें सिविल सर्वेंट से काम में। कॉन्वेनेट पे आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक छोटी रैंक की, मतलब कि जैसे पुलिस बना दिया, इस टाइप की सर्विस इन्हें दे देंगे हम इंडियंस को, ठीक है। फॉर दिस मैक्यूले कमिटी वॉज
अपॉइंटेड, और इस चीज़ को मतलब कि जो ओपन कंपटीशन था इस चीज़ के लिए उन्होंने कमेटी को गठन करा। वॉज अपॉइंटेड इन 1854, इसे अपॉइंट करा 1854 में, ठीक है। और कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड विदाउट अ टाइमलाइन बिकॉज टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज बाय ब्रिटिश क्राउन। अब देखो भाई साहब क्या करा उन्होंने, अब जो कंपनी बेचारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इनसे बोल दिया कि भाई साहब हम आपको कुछ कह तो नहीं रहे हैं, हम आपकी जो रूल है उसे बढ़ा रहे हैं, खाली अभी एक्सटेंड कर रहे हैं, खाली इसकी पावर तो पहले ही छीन ली गई, ठीक है, पावर इसकी बेचारी की पहले ही छीन ली। अब इससे क्या बोला कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या था कि वो उसे कभी भी हटा सकते हैं, चाहे तो वो कल हटा दें, चाहे तो उसे परसों हटाए, चाहे 1 साल बाद हटाएं, चाहे 2 साल बाद हटाएं, मगर इससे ये हो गया कि जो कंपनी है वो कभी भी जा सकती है, कंपनी के ऊपर डर बन गया। चलो भाई, अब बिकॉज टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, मतलब कि इंडियन टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए भाई ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 6 मेंबर फ्रॉम विच 4 लोकली इंडियंस बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा। अरे आपने तो ऐसे पढ़ दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करें। देखो मैं बताता हूँ, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने क्या देखा था पीछे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसे डिवाइड करके बना दिया गया था, क्या उसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन से डिवाइड करा और उसका एक अलग से नाम बना दिया गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसमें क्या बोला गया था कि 6 नए मेंबर ऐड होंगे, ठीक है, 6 नए मेंबर भी ऐड कर दिए, चलो जी। इसमें बोला गया जो अब ये जो 6 मेंबर हैं, अब ये 6 मेंबर हैं उनमें से हमारे 4 इंडियन होने चाहिए, ठीक है, इंडियन बोलो या फिर नॉन ऑफिशियली, ठीक है, इंडियंस या फिर नॉन ऑफिशियली। और जो 2 मेंबर होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे ऑफिशियली। अब ऑफिशियल मुझे बताओ कौन होंगे ऑफिशियल, आपको पता ही होगा। तो ऑफिशियल मेंबर जो होंगे वो होंगे हमारे ब्रिटिश के थ्रू अपॉइंटेड करे हुए, अपॉइंट करे हुए जितने भी वहाँ से 2 मेंबर आएंगे, वहाँ से 2 मेंबर आएंगे लंदन से और वो आके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि जो लंदन था ना, लंदन में बोलियाँ लगती थी इंडिया में काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक प्राइस पोजीशन था, यहाँ पे जो इतना रॉयल गिफ्ट मिलते थे, यहाँ से जो भी काम करके आता था ना वो सारा मालदार होके जाता था, इसलिए वहाँ पे बोलियाँ लगती थी इंडिया में काम करने के लिए। चलो, तो इसमें क्या बोला गया कि जो 6 मेंबर हैं, 6 में से 4 मेंबर तो हमारे इंडियन होंगे और जो 2 मेंबर होंगे वो ऑफिशियली क्राउन के थ्रू रिकमेंड करे जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब कहाँ से, बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो 4 मेंबर होंगे वो कहाँ से आएगा, उन्होंने बोला वो आएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। प्रोविंशियल पूछोगे कौन है प्रोविंशियल, देखो मैं बता देता हूँ फिर से। मद्रास, मद्रास तो छोड़ो, चलो अभी जो बंगाल था, बंगाल तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव बना दिया गया, सेंट्रल प्रोविंशियल बना दी गई। और ये जितने भी प्रेसिडेंसी बाकी की इन्हें हम प्रोविंशियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा यहाँ सबसे आएंगे सिलेक्ट होकर, 4 मेंबर, बस 4 ही मेंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह दी गई, ये ध्यान रखना। कौन से चार्टर के अंदर दी गई, कौन से चार्टर के अंदर दी गई, ये जगह चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, ये याद रखना कि इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। चलो ठीक है। द क्राउन रूल, अब जो क्राउन रूल है ये हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसके नोट्स बनाओ, आशा करता हूँ कि आपने इसके सारे नोट्स बना दिए गए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे कमेंट करना जिसको भी नोट चाहिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इसके साथ पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, अपडेट सीरीज़। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। थैंक यू।